अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि मैं शराफत से कबूल करता हूं, हाँ, मुहानी को मैंने ही मारा है। युनचे के मुंह से ये शब्द निकलते ही वहां मौजूद हर इंसान पत्थर का हो गया। सबूत होना अलग बात थी, लेकिन मुजरिम का खुद जुर्म कबूल करना, ये शौक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फैंग हुईता ने लड़खड़ाते हुए उंगली उठाई। युनचे, हम बेवकूफ नहीं हैं, हमें पहले ही शक था। रियल्म किंग का मेरे बर्थडे पर तुम्हें भेजना अजीब था, तो असल मकसद मेरा ट्रेजर चुराना था। हाँ, वो दर्द में हंसने लगा। अगर तुम्हें खजाना चाहिए था तो मांग लेते, हम मना करने की हैसियत नहीं रखते। लेकिन हानि को क्यों मारा? क्यों? मुझे एक वजह दो। अभी के अभी प्रिंस फैंग हांगे ने अपने पिता को संभाला, जो कभी भी कोलैप्स हो सकते थे। उनका ऑरा इतना वायलेंट हो रहा था कि कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। युनचे ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि तुम जानने के लिए इतने उतावले हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूं। बस उम्मीद करता हूं कि सच जानने के बाद तुम पछताओगे नहीं। अब आगे आइस वाइंड एम्पायर की ट्रेजरी के अंदर मुहानी ने अपना असली रंग दिखा दिया था और युनचे को मारने की कोशिश की थी। लेकिन अब युनचे के हाथ में वो सबूत था जो पूरे एम्पायर को हिलाने वाला था। युनचे ने अपनी उंगलियों के बीच उस छोटे से पत्थर को पकड़ा हुआ था जिस पर प्रोफाउंड लाइट तैर रही थी। वहां खड़े लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि ये एक प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन है। सबका माथा ठनक गया कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। युनचे ने एक ठंडी सांस ली और उस पत्थर को जमीन पर फेंक दिया। जमीन से टकराते ही प्रोफाउंड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया और हवा में एक तस्वीर और आवाज गूंजने लगी। सबसे पहली इमेज जो सामने आई वो मुहानी की थी, लेकिन उसका चेहरा इतना डरावना और आवाज इतनी खूंखार थी कि किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। पत्थर से आवाज आई, मैं खुद अपने मास्टर को किलिन हॉर्न ऑफर करूंगा, लेकिन तुम वो देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। ये सबूत झूठा नहीं हो सकता था। फैंग हुईता, जो अभी तक युनचे पर चिल्ला रहा था, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसके बेटे ने युनचे को मारने का प्लान बनाया था। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी और मुहानी की आवाज ने सबको सन्न कर दिया। वो कह रहा था कि युनचे की मौत को एक हादसे की तरह दिखाया जाएगा, जैसे कि वो किलिन हॉर्न चुराते वक्त किसी ट्रैप में फंस गया हो। और सबसे बड़ी बात, मुहानी ने यह भी कहा कि अगर स्नो सॉन्ग रियल्म की सेक्ट मास्टर गुस्से में आकर पूरा आइस वाइंड एम्पायर भी तबाह कर दे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो खुद बच जाए और डायरेक्ट डिसाइपल बन जाए। सीन यह है कि माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अभी कुछ पल पहले तक फैंग हुईता गुस्से में आग बबूला था, लेकिन अब उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बाहर निकलने को हो रही थी। वो बस बड़बड़ा रहा था कि ये सच नहीं हो सकता। उसका वो बेटा जिस पर उसे इतना नाज था, वो इतना गिरा हुआ निकला कि अपने ही देश और परिवार को दांव पर लगाने को तैयार था। वहां मौजूद फैंग हांगे और फैंग हांजिन भी सदमे में थे, खासकर फैंग हांजिन, जिसे मुहानी ने अपनी पुअर रॉयल सिस्टर कहकर बलि का बकरा बनाने की बात कही थी। रिकॉर्डिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। युनचे की आवाज आई, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी मास्टर तुम सबको मार डालेंगी। जिस पर मुहानी ने हंसते हुए कहा था कि अगर आइस वाइंड एम्पायर राख भी बन जाए तो भी उसकी जान बच जाएगी। फैंग हुईता अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो पागलों की तरह प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन की तरफ लपका और अपनी ऑरा से उसे तोड़कर चकनाचूर कर दिया। पत्थर तो टूट गया, लेकिन जो सच बाहर आया था उसने पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा फैला दिया। मु शियाओलान भी सन्न रह गई थी। उसके लिए मुहानी एक आदर्श सीनियर ब्रदर था, लेकिन असलियत में वो एक धोखेबाज और खूनी निकला। युनचे ने फैंग हुईता को पत्थर तोड़ने से रोका नहीं। उसने बस ठंडे दिमाग से पूछा, तुम्हें वजह जाननी थी ना? क्या तुम मेरे जवाब से खुश हो? फैंग हुईता के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। वो एक जिंदा लाश की तरह बैठा था। युनचे ने अपनी बात जारी रखी, उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन उल्टा मैंने उसे मार दिया। अगर मेरी मास्टर को पता चला कि तुम्हारे बेटे ने मुझे मारने की कोशिश की थी तो वो शायद पूरे आइस वाइंड एम्पायर को नहीं बख्शेंगी। युनचे की धमकी हवा में नहीं थी। स्नो सॉन्ग रियल्म किंग का गुस्सा मतलब तबाही। फैंग हुईता कांपते हुए युनचे की तरफ रेंगता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो गिड़गिड़ाने लगा, यंग युन, ये छोटा राजा अंधा था। मुझे नहीं पता था कि मैंने एक सांप पाला है। मैं भीख मांगता हूं, प्लीज ग्रेट रियल्म किंग को यह मत बताना। हम पर रहम करो। एक पिता के तौर पर उसका दिल टूट चुका था,
लेकिन एक राजा के तौर पर उसे अपने एम्पायर को बचाना था। यून चे ने एक नजर सब पर डाली और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, क्या तुम्हें लगता है ये बात छिप पाएगी? फैंग हुईता का सिर झुक गया। हॉल में बहुत से मेहमान थे, खबर तो फैलनी ही थी। तभी यून चे ने एक चाल चली। उसने कहा, टेंशन मत लो, मेरी मास्टर बेवजह कत्ले आम नहीं करती। मैं उन्हें रिपोर्ट दूंगा कि यह सब सिर्फ मुंह हानि का किया धरा था। वैसे भी मैं जिंदा हूं और मुझे खरोंच तक नहीं आई। यून चे ने आगे कहा, अगर तुम वो किलिन हॉर्न यानी अपना हैलिडम मेरी मास्टर को गिफ्ट कर दो तो शायद वो खुश हो जाए और इस मामले को ज्यादा तूल ना दे। ये सुनते ही फैंग हुईता ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत हामी भर दी, हाँ प्लीज आप वो हैलिडम ले जाइए। अगर उससे ग्रेट रियल्म किंग का गुस्सा शांत होता है तो ये हमारी किस्मत होगी। यून चे ने अपना काम पूरा किया और वहां से निकलने की तैयारी की। उसने कहा कि वो अब आराम करेगा और कल सुबह सेक्ट वापस लौट जाएगा। वहां से निकलते ही यून चे के चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, मास्टर सही कहती है, दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है, बस जंगल का कानून चलता है। जिसके पास ताकत है वही सही है। यून चे वहां से उड़कर आइस मेडन पैलेस की तरफ चला गया। उसे पता था कि आइस वाइंड एम्पायर वाले अब मुंह हानि की मौत को किसी भी तरह कवर अप करेंगे। दूर आसमान में, जहां कोई देख नहीं सकता था, एक परछाई ने गहरी सांस ली और फिर बर्फ की तरह गायब हो गई। ये कोई और नहीं बल्कि मु शुआनियन थी जो छिपकर यून चे पर नजर रख रही थी। वापसी के रास्ते में आइस बोट पर मु शियाओलान अभी भी सदमे में थी। वो बार बार यही कह रही थी कि मुंह हानि ऐसा कैसे हो सकता है। यून चे ने उसे ताना मारा कि अगर वो उसकी तरह भोला होता तो अब तक मारा जा चुका होता। तभी यून चे ने एक अजीब बात पूछी, सीनियर सिस्टर, क्या सेक्ट में कोई ऐसा हॉल मास्टर है जो बहुत शरारती हो, जिसे प्रैंक्स करना पसंद हो? मु शियाओलान ने साफ मना कर दिया कि सेक्ट के सारे मास्टर्स बहुत सीरियस हैं। यून चे कंफ्यूज था। उसे पक्का यकीन था कि ट्रेजरी में कोई और भी मौजूद था जिसने उसकी मदद की थी, लेकिन वो मुंह हानि को दिखाई नहीं दिया। मतलब वो शख्स मुंह हानि से बहुत ज्यादा ताकतवर था। यून चे सोच रहा था कि आखिर वो कौन था जिसने उसे बचाने के बजाय उसके साथ खेल खेला। सीन शिफ्ट होता है स्नो सॉन्ग रियल्म के आइस फीनिक्स पैलेस में। मु बिंगयुन ध्यान में बैठी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई आया है। उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन मु शुआनियन खिड़की के पास खड़ी है। मु बिंगयुन हैरान थी कि वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। मु शुआनियन ने बताया कि यून चे ने किलिन हॉर्न हासिल कर लिया है और मु हानि को मार दिया है। मु शुआनियन की आवाज में थोड़ी निराशा थी। वो चाहती थी कि यून चे के लिए यह मिशन मुश्किल हो, लेकिन यून चे ने मु हानि की होशियारी को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया और उसे आसानी से मार दिया। मु शुआनियन ने बताया कि वो यून चे को मुसीबत में देखकर बचाने गई थी, लेकिन यून चे ने सब कुछ खुद ही संभाल लिया। उल्टा उसने मु हानि की बॉडी भी गायब कर दी थी ताकि यून चे पैनिक करे, लेकिन वो लड़का तो और भी ज्यादा शातिर निकला। मु शुआनियन ने बताया कि यून चे के पास औरस छिपाने की कमाल की काबिलियत है। उसने प्रोफाउंड इमेजरी स्टोन का इस्तेमाल भी किया और मु हानि को भनक तक नहीं लगने दी। मु शुआनियन ने फैसला किया कि अब वो यून चे को पर्सनल ट्रेनिंग देगी, क्योंकि उस लड़के के पास इतने राज हैं कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। तभी पूरे आसमान में एक जोरदार आवाज गूंजी जिसने बादलों को भी हिला दिया। मून गॉड रियल्म का दूत स्नो सॉन्ग रियल्म किंग से मिलना चाहता है। ये आवाज बिजली की कड़क जैसी थी। मून गॉड रियल्म, जो ईस्टर्न डिवाइन रीजन के 4 किंग रियल्म्स में से एक है, वहां से कोई स्नो सॉन्ग रियल्म जैसी छोटी जगह पर क्यों आएगा? यह बहुत ही अजीब और बड़ी बात थी। मु शुआनियन और मु बिंगयुन दोनों हैरान थे। मु बिंगयुन आसमान में गई और दूत से मिली। वो एक काला जेड लेकर वापस आई। मु शुआनियन ने उसे चेक किया तो पता चला कि ये एक इनविटेशन कार्ड है, मून गॉड रियल्म किंग की शादी का इनविटेशन। मु शुआनियन को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक किंग रियल्म के राजा की शादी में उन्हें क्यों बुलाया गया है। थोड़ी देर बाद मु शियाओलान और यून चे भी वापस आ गए। यून चे ने मु शुआनियन को देखते ही घुटनों पर बैठकर सलाम किया और बताया कि मिशन पूरा हो गया है। मु शुआनियन ने कड़क आवाज में पूछा, मैंने सुना है तुमने मु हानि को मार दिया? यून चे ने बिना डरे हाँ कहा, लेकिन फिर उसने एक ऐसा दाव खेला जिसने मु शुआनियन को भी चुप करा दिया। यून चे ने कहा, मास्टर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सफर में मेरी हिफाजत की। मु शुआनियन ने अनजान बनते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ गई थी। ये क्या मजाक है? यून चे ने अपनी आस्तीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, मास्टर ये आइस फीनिक्स रोब आपने मुझे दिया था। इस पर बना पैटर्न इतना खास है कि सेक्ट का कोई भी एल्डर इसे फाड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। तो फिर ट्रेजरी में मेरी आस्तीन किसने फाड़ी? वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया।
मु शुआनियन पकड़ी गई थी। उसने वहां अपनी मौजूदगी का सबूत छोड़ दिया था। उसने बात घुमाते हुए ठंडी आवाज में कहा, चेया, आज मैं तुम्हें एक और बात सिखाती हूं। एक समझदार इंसान को पता होना चाहिए कि कब बेवकूफ बनने का नाटक करना है। मतलब साफ था, मुंह बंद रखो वरना खैर नहीं। युनचे समझ गया और उसने तुरंत माफी मांगी। मु शुआनियन ने उसे वो काला जेड फेंक कर दिया। युनचे ने उसे पढ़ा तो वो भी हैरान रह गया। मून गॉड रियल्म किंग की शादी का इनविटेशन 30 महीने बाद। ये तो पूरे गॉड रियल्म की सबसे बड़ी खबर थी। लेकिन युनचे ने भी वही सवाल सोचा, हम जैसे छोटे लोगों को वहां क्यों बुलाया जा रहा है? मु शुआनियन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने युनचे की तरफ देखा और कहा, क्या तुम एक घोटाला के बारे में सुनना चाहते हो? एक ऐसा घोटाला जो मून गॉड रियल्म किंग से जुड़ा है। मु शुआनियन ने युनचे को बताना चालू किया कि मून गॉड रियल्म किंग, जो प्राइमल केओस के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है, उसकी लाइफ में एक ऐसा कांड हुआ था जिसने उसकी इज्जत का कचरा कर दिया था। मु शुआनियन ने बताना शुरू किया कि उस रियल्म किंग की कोई लीगल वाइफ नहीं थी, लेकिन आज से कुछ साल पहले उसने अचानक शादी की अनाउंसमेंट कर दी थी। और वो भी कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत जिसके पास डिवाइन स्टेनलेस बॉडी थी। युनचे हैरान था। उसने पूछा कि ये डिवाइन स्टेनलेस बॉडी आखिर है क्या? मु शुआनियन ने समझाया कि ये एक ऐसी फिजिक है जो लाखों सालों में एक बार पैदा होती है। इसका कनेक्शन सीधे प्रिमोर्डियल एनर्जी से होता है। मतलब जब कोई बच्चा पैदा होता है और उसे प्योर प्रिमोर्डियल एनर्जी मिल जाए तो उसकी बॉडी ऐसी बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, इस बॉडी वाली औरत के बच्चे गारंटीड डिवाइन मास्टर रियल्म तक पहुंचते हैं। मतलब साफ है, अगर मून गॉड रियल्म किंग उससे शादी करता तो उसके आने वाले बच्चे फ्यूचर में सुपर स्ट्रॉन्ग होते। इसीलिए उसने पूरे गॉड रियल्म में शो ऑफ करने के लिए इनवाइट भेज दिए थे। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि उसके हाथ क्या ट्रेजर लगा है। लेकिन दिक्कत यह थी कि शादी से ठीक 10 दिन पहले वो लड़की, जिसका नाम यूए वुगो रखा गया था, अपने माता पिता को लेने गई और रास्ते में गायब हो गई। युनचे ने सोचा कि शायद वो मर गई होगी, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। मु शुआनियन ने बताया कि वो लड़की मरी नहीं थी। वो 7 साल बाद खुद वापस आ गई, लेकिन जब वो वापस आई तो वो वर्जिन नहीं थी। उसकी वाइटल यिन जा चुकी थी और उसकी बॉडी की एनर्जी बता रही थी कि उसने बच्चों को जन्म दिया है। युनचे का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब समझ रहे हो, एक किंग रियल्म का किंग जिसने पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा था, उसकी होने वाली पत्नी ने शादी से पहले किसी और के साथ संबंध बनाए और बच्चे भी पैदा कर लिए। सीधे शब्दों में कहे तो मून गॉड रियल्म किंग को बहुत बुरा वाला धोखा मिला था। पूरी दुनिया में उसकी हंसी उड़ रही थी। मु शुआनियन ने आगे बताया कि उस लड़की ने उस अनजान आदमी का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। वो मरने को तैयार थी, जेल में रहने को तैयार थी, लेकिन उसने अपने प्रेमी और बच्चों का राज नहीं खोला। मून गॉड रियल्म किंग इतना गुस्से में था कि पूछो मत, लेकिन पुराने प्यार की वजह से उसने उसे जान से नहीं मारा, बस कैद कर लिया। युनचे को अब समझ आया कि यह घोटाला क्यों था। एक तरफ वो किंग अपनी बेइज्जती छिपा रहा था और दूसरी तरफ वो लड़की अपने प्यार को बचाने के लिए सब कुछ सह रही थी। युनचे ने मन ही मन उस अनजान आदमी की तारीफ की जिसने एक रियल्म किंग की होने वाली पत्नी को ही उड़ा लिया। भाई, उस बंदे का जिगरा तो अलग ही लेवल का होगा। अब सवाल यह था कि अगर ऐसा हुआ था तो अब 30 साल बाद फिर से शादी का इनविटेशन क्यों? युनचे ने अंदाजा लगाया कि शायद किंग को कोई ऐसी लड़की मिल गई है जो यूए वुगो से भी ज्यादा टैलेंटेड है, ताकि वो अपनी पुरानी बेइज्जती को धो सके। लेकिन मु शुआनियन ने कहा कि डिवाइन स्टेनलेस बॉडी से ऊपर कोई टैलेंट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो फिर ये नई शादी क्यों? ये अभी भी एक मिस्ट्री थी। इसके बाद मु शुआनियन ने एक और गहरा राज खोला। उसने बताया कि इस घोटाले की वजह से मून गॉड रियल्म और स्टार गॉड रियल्म के बीच भयानक दुश्मनी हो गई थी। मून गॉड रियल्म को लगता था कि यूए वुगो के गायब होने के पीछे स्टार गॉड रियल्म का हाथ था, और इसी नफरत की आग में जैस्मीन की मां की जान गई थी। युनचे एकदम सन्न रह गया। जैस्मीन की मां? मु शुआनियन ने बताया कि जैस्मीन, हेवनली स्लॉटर स्टार गॉड की मां, मून गॉड रियल्म के हाथों मारी गई थी। और उस वक्त स्टार गॉड रियल्म किंग ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए कोई सौदा नहीं किया। उसने अपनी पत्नी को मरने दिया। यही नहीं, जैस्मीन का बड़ा भाई हेवनली वुल्फ स्टार गॉड अपनी मां को बचाने के लिए अकेला मून गॉड रियल्म में घुस गया था। उसने वहां तबाही मचा दी, कई डिवाइन मास्टर्स और डिवाइन सॉवरेंस को मार डाला। उसका गुस्सा इतना खौफनाक था कि उस वक्त उसका नाम मून गॉड रियल्म किंग से भी ज्यादा डरावना हो गया था। लेकिन अंत में
उसकी मां ने खुद अपनी जान दे दी ताकि उसका बेटा वहां से जिंदा भाग सके। युनचे का दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे समझ आ रहा था कि जैस्मिन अपने पिता से इतनी नफरत क्यों करती है। उसकी मां मर गई, उसके पिता ने कुछ नहीं किया और बाद में उसका भाई भी मारा गया। ये सब मून गॉड रियल्म और स्टार गॉड रियल्म की गंदी पॉलिटिक्स की वजह से हुआ था। युनचे को अब जैस्मिन के गुस्से और दर्द का असली कारण पता चल चुका था। मु शुआनियन ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ईस्टर्न डिवाइन रीजन में 4 बड़े किंग रियल्म्स हैं। पहला, ब्रह्मा मोनार्क गॉड रियल्म, जो सबसे ताकतवर है और वहां के लोग पावर के लिए पागल हैं। दूसरा, एटर्नल हेवन गॉड रियल्म, जो सबसे ज्यादा इंसाफ पसंद और सही है। और बाकी 2 मून गॉड और स्टार गॉड रियल्म्स, जो आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। लेकिन इस बार प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में ये चारों रियल्म्स साथ आ रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। मु शुआनियन ने युनचे की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी। माहौल अचानक भारी हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा जम गई हो। मु शुआनियन ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हें ईस्टर्न डिवाइन रीजन की हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो आज ही जाकर किताबें पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है। युनचे को कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, मतलब? मु शुआनियन की आवाज अब रूह कंपा देने वाली थी। उसने कहा, क्योंकि कल से प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन शुरू होने तक तुम हर दिन नर्क में जियोगे। तुम्हारी असली ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। युनचे के रोंगटे खड़े हो गए। जिस तरह से मु शुआनियन ने यह कहा, उसे साफ पता चल गया कि आने वाला वक्त उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। उसकी मास्टर अब उसे तैयार करने वाली थी और यह तैयारी किसी टॉर्चर से कम नहीं होने वाली थी। सीन चेंज होता है हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक के किनारे। पानी एकदम शांत था, जैसे कोई शीशा हो, और वहां सिर्फ आइस स्पिरिट्स नाच रही थी। मु शुआनियन और युनचे आमने सामने खड़े थे। कल तक आराम था, लेकिन आज से असली खेल शुरू होने वाला था। मु शुआनियन ने युनचे से कहा कि वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। उसे होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनते ही युनचे ने अपनी फुल पावर अनलीश कर दी। उसके शरीर से प्रोफाउंड एनर्जी का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने तुरंत ईविल गॉड्स गेट्स खोल दिए, ईविल सोल, बर्निंग हार्ट और पर्गेटरी। उसका ऑरा जो पहले बेरंग था, वो अब खून जैसा लाल हो गया। उसकी एनर्जी किसी पागल हुए बीस्ट की तरह उबल रही थी। उसने अपना हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड निकाला और उस पर गोल्डन क्रो फ्लेम्स और फीनिक्स फ्लेम्स दोनों एक साथ जला दी। युनचे पूरी ताकत से चिल्लाया और उसने डिस्ट्रॉइंग हेवन डेसिमेटिंग अर्थ वाला मूव सीधा मु शुआनियन की तरफ दाग दिया। सीन ऐसा था कि लेक का पानी और हवा सब अस्त व्यस्त हो गए, लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। जब उसकी तलवार मु शुआनियन से 30 मीटर दूर थी, उसकी सारी पावर अचानक गायब हो गई, जैसे किसी इनविजिबल ब्लैक होल ने उसकी सारी एनर्जी चूस ली हो। युनचे हवा में ही अटक गया। उसके सामने मु शुआनियन चुपचाप खड़ी थी। उसने अपनी जगह से हिलना तो दूर, अपनी प्रोफाउंड एनर्जी तक रिलीज नहीं की थी। युनचे को फील हुआ कि उसकी पीक स्ट्रेंथ इस औरत के सामने समुद्र में नमक के एक दाने के बराबर भी नहीं है। मु शुआनियन ने ठंडे दिमाग से कहा, नॉट बैड, और फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। युनचे को अचानक लगा कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। उसने इंस्टिंक्टिवली स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो यूज किया और अपनी जगह से हट गया। तभी वहां वॉइड से 5 ठंडी रोशनी की किरणें निकली और सीधा उसकी रील बॉडी पर लगी। युनचे के 5 क्लोन सुरक्षित थे, लेकिन वो बीम्स सीधा उसे ही टारगेट कर रही थी। गनीमत यह थी कि वो बीम्स उसे छूते ही गायब हो गई, वरना युनचे का वही काम तमाम हो जाता। युनचे पसीने से तरबतर हो गया। मु शुआनियन ने उसे समझाया कि उसकी एनर्जी और एक्सप्लोसिवनेस तो अच्छी है, जो इविल गॉड की वजह से है, लेकिन उसमें सबसे जरूरी चीज की कमी है, और वो है सेंसेशन, यानी महसूस करने की क्षमता। और इसे सिखाने के लिए मु शुआनियन ने हवा में हाथ घुमाया, स्पेस को फाड़ा और युनचे को एक दूसरी दुनिया में खींच लिया। ये जगह थी मिस्ट एंड वैली। यहां चारों तरफ घना कोहरा था और माहौल में अजीब सी क्रीपी वाइब थी। मु शुआनियन ने बताया कि ये वो जगह है जहां सेक्ट के उन डिसाइपल्स को भेजा जाता है जिन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। यहां उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहां के बीस्ट साम नहीं है, वो बहुत ब्रूटल है और अपने ही काइंड को मार देते हैं। सीन ये है कि यहां सबसे कमजोर बीस्ट भी उस विंटर फ्रॉस्ट डायवुल्फ के लेवल का है जिससे युनचे पहले मिल चुका है, और सबसे ताकतवर बीस्ट्स तो डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म के लेवल के हैं। और बात सिर्फ बीस्ट्स की नहीं थी, यहां वो पुराने डिसाइपल्स भी थे जो किसी तरह जिंदा बच गए थे। वो लोग मौत के कगार पर थे, इसलिए वो बीस्ट से भी ज्यादा खतरनाक थे।
यूनचे की हालत पतली हो गई। उसने डरते हुए पूछा, मास्टर, क्या आप मुझे यहाँ ट्रेनिंग के लिए लाए हैं? मु शुआनिन ने साफ कर दिया कि अगर उसे अभी यहाँ फेंक दिया गया तो वो 7.5 मिनट के अंदर मर जाएगा, लेकिन उसके पास 6 महीने हैं। 6 महीने बाद उसे इसी वैली में फेंका जाएगा, और अगर वो जिंदा वापस आना चाहता है तो उसे इन 6 महीनों में जीतोड़ मेहनत करनी होगी। यूनचे ने राहत की सांस ली कि अभी उसे वहां नहीं जाना, लेकिन मु शुआनिन का अगला ऑर्डर सुनकर उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि अगले 6 महीने तक यूनचे को रोज दोपहर को सेक्रेड हॉल में आना होगा और उसके साथ स्पार यानी फाइट करनी होगी। यूनचे हैरान था, एक रियल्म किंग के साथ स्पार? ये तो सुइसाइड मिशन जैसा था। मु शुआनिन उसे वापस सेक्रेड हॉल ले आई और बोली कि वो स्पारिंग के दौरान अपनी कल्टिवेशन को डिवाइन सोल रियल्म तक सप्रेस कर लेगी, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस और सेंसेशन वही रहेगी। शर्त यह थी, मु शुआनिन हर दिन सिर्फ 10 अटैक्स करेगी। अगर यूनचे उन 10 हमलों को झेल लेता है, या उसे छू लेता है, या उसे आधा कदम भी पीछे धकेल देता है, तो वो जीत जाएगा, और अगर नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मु शुआनिन ने चेतावनी दी कि अगर वो इन 6 महीनों में एक बार भी नहीं जीत पाया तो वो एटर्नल हेवन गॉड रियल्म जाने का सपना भूल जाए। वो अपना टाइम किसी ऐसे कचरे पर वेस्ट नहीं करेगी जो मिस्ट एंड वैली में मरने वाला हो। यूनचे ने भी दांत भींचकर कसम खाई कि वो अपनी मास्टर को निराश नहीं करेगा। तभी मु शुआनिन ने हवा से एक स्नोफ्लेक, बर्फ का टुकड़ा, अपनी उंगली पर लिया और उसे यूनचे की तरफ फ्लिक कर दिया। देखने में वो एक मामूली बर्फ का टुकड़ा था, लेकिन उससे जो ऑरा निकल रहा था उसने यूनचे का दम घोंट दिया। यूनचे ने तुरंत अपना हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड निकाला, उस पर आग जलाई और अपनी फुल पावर के साथ डिफेंड करने की कोशिश की। लेकिन भाई, लेवल गैप तो देखो। वो छोटा सा स्नोफ्लेक उसकी भारी तलवार की पावर को चीरता हुआ सीधा उसके छाती के बीच में जा लगा। यूनचे ने घबराकर सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन बैरियर एक्टिवेट किया, लेकिन एक धमाके के साथ वो बैरियर टूट गया। एक भयानक ठंडी ताकत उसके दाएं हाथ से टकराई और अंदर तक सब कुछ तोड़ दिया। यूनचे चिल्ला पड़ा। उसके दाएं हाथ के सारे मेरिडियंस एक झटके में टूट गए थे। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। वो लड़खड़ाते हुए पीछे गया, लेकिन मु शुआनिन ने रहम नहीं दिखाया। उसने अपना हाथ पलटा और यूनचे के सामने का स्पेस ही कोलैप्स कर दिया। एक और धमाका हुआ और यूनचे को लगा जैसे उसके शरीर के अंदर कोई तारा फट गया हो। एक पल में यूनचे के शरीर के सारे मेरिडियंस टूट चुके थे, सिर पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो जमीन पर गिर गया, बिल्कुल एक कठपुतली की तरह जिसकी डोर काट दी गई हो। बाहर से उसके शरीर पर कोई चोट या खून नहीं था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। यूनचे ने पहले भी चोटें खाई थी, लेकिन सारे मेरिडियंस का एक साथ टूट जाना, यह दर्द बर्दाश्त के बाहर था। बेहोश होने से ठीक पहले उसने मु शुआनिन की ठंडी आवाज सुनी, क्या बहुत दर्द हो रहा है? तो पक्का कर लो कि तुम्हारा शरीर इस दर्द को कभी न भूले। और फिर अंधेरा छा गया। मु शुआनिन ने बेहोश यूनचे को उठाया और सेक्रेड हॉल के बीच में बने एक खास तालाब, पॉन्ड, में फेंक दिया। इस तालाब के बीचों बीच एक स्नो लोटस खिला हुआ था। यह कोई साधारण खूह नहीं था, ये आइस क्रिस्टल्स जैसा चमक रहा था और इसमें गजब की एनर्जी थी। मु शुआनिन ने उस स्नो लोटस का एक पत्ता, पेटल, तोड़ा और यूनचे की छाती पर रख दिया। फिर उसने अपनी 70% प्रोफाउंड पावर उस पत्ते में डाल दी। एक तेज नीली और सफेद रोशनी से पूरा हॉल जगमगा उठा। वो पावर उस पत्ते के जरिए यूनचे के शरीर में घुसने लगी। असल में ये व्हाइट रेस उसके टूटे हुए मेरिडियंस थे। मु शुआनिन की पावर और स्नो लोटस की एनर्जी मिलकर उसके मेरिडियंस को फिर से जोड़ रहे थे, और सिर्फ जोड़ नहीं रहे थे बल्कि उन्हें पहले से भी ज्यादा मजबूत बना रहे थे। जब वो रोशनी गायब हुई तो यूनचे के सारे मेरिडियंस पूरी तरह ठीक हो चुके थे, और अब अगर कोई उसके शरीर के अंदर देख पाता तो उसे दिखता कि उसके मेरिडियंस एक अजीब सी बर्फीली चमक, आइसी लस्टर छोड़ रहे थे। मतलब साफ था, मु शुआनिन उसे तोड़ रही थी ताकि उसे दोबारा और ज्यादा मजबूत बना सके। यूनचे उस ठंडे तालाब में बेहोश पड़ा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका चेहरा पीला पड़ने की बजाय अब नॉर्मल हो चुका था और उसकी सांसें भी ठीक चल रही थी। मु शुआनिन ने हाथ घुमाया और पानी की एक ठंडी लहर ने यूनचे को तालाब से निकालकर बाहर बर्फ जैसी ठंडी जमीन पर पटक दिया। तभी वहां मु बिंगयुन दौड़ती हुई आई। स्नो सॉन्ग रियल में वही एक थी जो बिना इजाजत यहां आ सकती थी। वो काफी घबराई हुई लग रही थी। उसने आते ही पूछा, दीदी, क्या आपने सील तोड़ दी? उसकी नजर तालाब के बीचों बीच खिले उस
बुद्धा हार्ट लोटस पर पड़ी। उस कमल में 81 पंखुड़ियां पेटल्स थी, लेकिन अब उसमें से एक गायब थी और उस गायब पंखुड़ी की खुशबू और ऑरा बेहोश पड़े युनचे के शरीर से आ रही थी। बिंगयुन हैरान रह गई। आपने बुद्धा हार्ट लोटस का इस्तेमाल युनचे पर किया? यह कोई मामूली खून नहीं था। मु शुआनियन ने इसे 9000 सालों तक पाला था ताकि वो खुद डिवाइन मास्टर रियल्म में अगला स्टेप ले सके। ये गॉड्स की छोड़ी हुई चीज थी जो दोबारा कभी नहीं मिल सकती। बिंगयुन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज एक डिसाइपल पर कुर्बान कर दी। मु शुआनियन ने बिना किसी इमोशन के जवाब दिया, उसकी हड्डियां और मांस तो मजबूत है, लेकिन उसके मेरिडियंस बहुत कमजोर थे, इसलिए मैंने उसे वो दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। बिंगयुन ने कहा, दीदी, आप उस पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि उसने मेरी जान बचाई थी। मु शुआनियन की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, यह लड़का एक लिटिल मॉन्स्टर, इसमें बहुत से राज हैं। इसकी पिछली मास्टर जैस्मीन बहुत छोटी थी, इसलिए वो इसका असली पोटेंशियल बाहर नहीं ला पाई, लेकिन मुझे इसे ट्रेन करने में मजा आ रहा है। मैं देखना चाहती हूं कि ये अपनी पावर से कहां तक पहुंच सकता है। बिंगयुन ने एक गहरी सांस ली और वार्निंग दी, दीदी, इस कमल में 81 पंखुड़ियां है। इसका मतलब है कि उसके मेरिडियंस को 81 बार तोड़ा और जोड़ा जाएगा, और हर बार दर्द पिछले बार से ज्यादा होगा। मुझे डर है कि वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और बीच में ही दम तोड़ देगा। मु शुआनियन ने ठंडेपन से कहा, यह फैसला करना उसका काम नहीं है, उसे बर्दाश्त करना ही होगा, चाहे वो कर पाए या नहीं। तभी युनचे को होश आने लगा। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। मु शुआनियन ने उसे तुरंत ऑर्डर दिया कि वो वापस हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक जाए और कल्टीवेशन करे। कल दोपहर को फिर से स्पार होगी। युनचे चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में वो बातें गूंज रही थी जो उसने बेहोशी की हालत में सुनी थी। बुद्धा हार्ट लोटस। 9000 साल। झील के किनारे पहुंचकर युनचे ने अपनी बॉडी चेक की। वो हैरान रह गया। उसके टूटे हुए मेरिडियंस न सिर्फ जुड़ गए थे, बल्कि वो अब बर्फ के क्रिस्टल्स की तरह चमक रहे थे और पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो गए थे। उसने गोल्डन क्रो फ्लेम्स जलाई तो देखा कि फायर की ताकत भी 10% बढ़ गई है। उसे समझ आ गया कि मु शुआनियन उसके साथ क्या कर रही है। वो उसे तोड़ रही है ताकि उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना सके। युनचे को फील हुआ कि ये मास्टर उतनी भी बुरी नहीं है जितना दुनिया सोचती है। उसने युनचे के लिए अपनी 9000 साल की मेहनत कुर्बान कर दी, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ आ गया कि अगले 81 दिन उसकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक दिन होने वाले हैं। उसने फैसला किया कि वो अपनी मास्टर को निराश नहीं करेगा और वहीं बैठकर मून स्प्लिटिंग कैस्केड मूवमेंट टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगा। अगले दिन दोपहर को युनचे फिर से सेक्रेड हॉल के सामने पहुंचा। आज वो मेंटली प्रिपेयर्ड था। उसे लगा कि आज वो कम से कम एक अटैक तो डॉज कर ही लेगा। उसने आवाज दी, मास्टर, मैं आ गया हूं। तभी उसके पीछे से एक बेहद नशीली और कोमल आवाज आई, मैं तुम्हारे पीछे हूं। युनचे की हालत खराब हो गई। जब वो मुड़ा तो देखा कि मु शुआनियन वहां खड़ी थी, लेकिन आज उसका रूप बिल्कुल अलग था। कल वो एक आइस कोल्ड किलर थी, लेकिन आज उसकी आंखों में नशा था और वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसका ऑरा इतना चार्मिंग था कि युनचे को अपनी जीभ काटनी पड़ी ताकि वो कंट्रोल में रह सके। उसे लगा, भाई, इस औरत के अंदर 2 सोल रहती है क्या? मु शुआनियन ने बड़े प्यार से कहा, चलो अब मुझ पर हमला करो, लेकिन ध्यान रखना अपनी हालत खराब मत करवा लेना। उसकी आवाज में जादू था। युनचे ने एक दहाड़ लगाई और हमला कर दिया। इस बार उसने दिमाग लगाया। उसने मून स्प्लिटिंग कैस्केड और स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो को कंबाइन कर दिया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो पलक झपकते ही शुआनियन के पीछे पहुंच गया। युनचे को लगा कि उसने कर दिखाया, लेकिन तभी डिंग, एक हल्की सी आवाज हुई जैसे कांच टूटने की, और अगले ही पल युनचे हवा में उछलकर दूर जा गिरा। वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उसे फील हुआ कि जैसे ही वो मु शुआनियन के पीछे पहुंचा था, एक ठंडी एनर्जी ने उसके दोनों पैरों के मेरिडियंस तोड़ दिए थे। मतलब साफ था, मु शुआनियन को पहले से पता था कि वो कहां प्रकट होने वाला है। ये सिर्फ स्पीड नहीं थी, ये वो सेंसेशन थी जिसकी बात वो कर रही थी। दर्द के मारे युनचे कांप रहा था। मु शुआनियन धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। युनचे ने ऊपर देखा तो उसे सिर्फ मु शुआनियन का खूबसूरत चेहरा और उसकी स्नो व्हाइट रोब्स दिखी।
शुआनिन ने झुककर बड़े प्यार से कहा। हाँ, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। उसकी मुस्कान इतनी स्वीट थी कि कोई भी पिघल जाए, लेकिन उसके इरादे शैतानी थे। तुमने मुझे निराश किया है, तो अब अपनी सजा भुगतो। उसने अपनी कोमल उंगली यूनचे की छाती पर रख दी। देखने में यह बहुत प्यार भरा टच लग रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड यूनचे की चीख से पूरा हॉल गूंज उठा। उस एक टच ने उसकी छाती के सारे मेरिडियंस फिर से चकनाचूर कर दिए। दर्द इतना ज्यादा था कि उसका पूरा शरीर ऐंठ गया। मुंह शुआनियन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। दर्द हो रहा है, इसे याद रखना। मास्टर को यह करते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हारी सेंसेशन जगाने का यही एक तरीका है। यूनचे खून की उल्टियां कर रहा था। उसका विजन धुंधला हो गया और वो दर्द के मारे फिर से बेहोश हो गया। सीन शिफ्ट होता है और ब्लू पोल स्टार यानी यूनचे की पुरानी दुनिया को दिखाया जाता है। वहां इल्यूसरी डीमन रियल में अचानक हड़बड़ी मच गई। नंबर 7 अंडर हेवन घबराई हुई आवाज में चिल्ला रही थी, सिस्टर लिंगर जल्दी आओ। लिटिल आंट फिर से बेहोश हो गई है। यह सुनते ही सुलिंगर अपना काम छोड़कर टेलीपोर्ट होकर सीधे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी पहुंचती है। वहां शियाओ लिंगशी अपने बिस्तर पर लेटी थी। चेहरा एकदम कमजोर लग रहा था, लेकिन वो होश में आ चुकी थी। सुलिंगर ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी और उसकी नब्ज चेक करने लगी। कमरे में मौजूद शियाओ ली यानी दादाजी और बाकी सबके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। लिंगशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूं, बस यूनचे पास नहीं है तो शायद आदत नहीं रही। सुलिंगर ने भी माहौल हल्का करने के लिए कहा कि सब ठीक है, बस थोड़ी कमजोरी है। उसने मजाक भी किया कि ये शायद लव सिकनेस यानी प्यार की बीमारी है, क्योंकि यूनचे इतने टाइम से गायब जो है। लेकिन असल कहानी कुछ और ही थी। जब सुलिंगर कमरे से बाहर आई तो उसके चेहरे से हंसी गायब हो चुकी थी। वो वापस यू फैमिली के मेडिसिनल कोर्टयार्ड में गई और अपने मास्टर यूनगो से मिली। उसने बताया, मास्टर, वो फिर बेहोश हुई थी। पल्स रेट एकदम नॉर्मल इंसान से 10 गुना तेज हो जाती है और फिर नॉर्मल हो जाती है। पिछले 6 महीनों में ये 9वीं बार हुआ है। सबसे अजीब बात यह थी कि पहली बार लिंगशी तब बेहोश हुई थी जिस दिन यूनचे वहां से गया था। सुलिंगर को लग रहा था कि इसका कनेक्शन यूनचे से है, पर सच्चाई तो यह थी कि जब लिंगशी सो रही थी उसे फिर वही सपना आया, एक ब्लैक जेड जो यूनचे ने उसे दिया था। वो सपने में आता और अजीब सी भाषा में चमकता। लिंगशी को महसूस हो रहा था कि उसकी सोल के अंदर कुछ बहुत पुराना और गहरा जाग रहा है, और यही उसकी बेहोशी की वजह है। अब सीन शिफ्ट होता है एजियो क्लाउड कॉन्टिनेंट की तरफ, क्लाउड्स एंड क्लिफ के नीचे। वहां अंधेरे में नेदरवुड उदुम्बरा फ्लावर्स का एक पूरा समंदर था। ये वो फूल हैं जो कभी मुरझाते नहीं। वहां एक सिल्वर जैसे बालों वाली लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, लेकिन चेहरे पर कोई इमोशन नहीं। वो शायद लाखों करोड़ों सालों से वहां अकेली थी। उसे पता भी नहीं था कि वो क्यों जिंदा है, बस वो वहां थी, अकेलेपन और अंधेरे के बीच। वापस चलते हैं स्नो सॉन्ग रियल में, जहां यूनचे की हालत खराब थी। बर्फ के टुकड़े उसके कान के पास फट रहे थे। मुशुआनियन उस पर लगातार हमले कर रही थी और यूनचे पागलों की तरह इधर उधर डॉज कर रहा था। वो लोग सेंसेशन यानी शरीर की महसूस करने की पावर पर काम कर रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो स्पिरिचुअल सेंस से आप दुश्मन का हमला देख सकते हो, लेकिन जब हमला बहुत करीब हो तो सोचने का वक्त नहीं मिलता। वहां काम आता है सेंसेशन, यानी दिमाग से पहले आपका शरीर खतरे को भांप ले। यूनचे अब तक 6 हमलों को झेलने के बाद गिर जाता था, लेकिन आज वो डटा हुआ था। जैसे ही मुशुआनियन ने अगला हमला किया, यूनचे ने अपनी हेवंस मीटिंग स्वॉर्ड फेंक दी और बिना सोचे अपनी बॉडी को हवा में घुमा दिया। एक बर्फीला हमला उसके पास से गुजरा। यूनचे ने मौका देखा और चिल्लाया, सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन। उसने अपना इविल गॉड बैरियर खोल दिया। लेकिन मुशुआनियन तो अलग ही लेवल की मास्टर थी। एक आइसिकल यानी बर्फ का नुकीला टुकड़ा वॉइड से निकला, बैरियर को तोड़ा और सीधा यूनचे के बाएं कंधे में घुस गया। दर्द इतना भयानक था कि यूनचे की पूरी साइड सुन्न पड़ गई। वो जमीन पर गिरा, दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने हांफते हुए कहा, मास्टर, मैंने आज आपके 7 मूव्स झेल लिए। मुशुआनियन ने ठंडी आवाज में कहा, अभी भी बहुत कमी है, और बस एक उंगली से उसने यूनचे की छाती पर टैप किया। एक नीली रोशनी चमकी और यूनचे के शरीर की सारी मेरिडियंस एक साथ टूट गई। इस बार मुशुआनियन ने ज्यादा प्रोफाउंड एनर्जी इस्तेमाल की थी, तो दर्द भी कई गुना ज्यादा था। यूनचे दर्द के मारे चीख भी नहीं पाया, बस उसका शरीर ऐंठ कर मुड़ गया और वो बेहोश हो गया। ये 81वीं बार था जब उसकी मेरिडियंस तोड़ी गई थी, और ये आखिरी बार होने वाला था।
मु शुआनियन उसे उठाकर सेक्रेड हॉल ले गई। वहां बुद्धा हार्ट लोटस ऑफ 9 रिसरेक्शंस का बस एक आखिरी पेटल यानी पत्ता बचा था। बाकी सब यूनचे पर यूज हो चुके थे। मु शुआनियन की आंखों में भी हैरानी थी कि इस लड़के ने सिर्फ 3 महीनों में वो सब सीख लिया जो लोग डिवाइन स्पिरिट रियल में जाने के बाद भी नहीं सीख पाते। उसने सोचा, काश ये हमारी रियल में पैदा हुआ होता तो आज पूरी दुनिया में इसका नाम होता। उसने वो आखिरी पेटल यूनचे की छाती पर रखा। नीली रोशनी से पूरा हॉल जगमगा उठा। ड्रैगन गॉड मैरो ने उसकी हड्डियों को पहले ही मजबूत कर दिया था और अब बुद्धा हार्ट लोटस की मदद से उसकी मेरिडियंस को फिर से जोड़ा जा रहा था। यह प्रोसेस काफी देर तक चला। जब यूनचे को होश आया तो वो हेवनली नेदर फ्रॉस्ट लेक के पास पड़ा था। उठते ही उसे अपनी बॉडी एकदम हल्की और अलग फील हुई। उसने अपनी सोल से अंदर झांका तो सन्न रह गया। उसकी मेरिडियंस अब पहले से कई गुना मोटी हो चुकी थी और वो मांस की नसें नहीं बल्कि शीशे जैसी क्रिस्टल लग रही थी। जैसे ही उसने एनर्जी को सर्कुलेट किया, वो इतनी तेज दौड़ी कि उसे खुद यकीन नहीं हुआ। यूनचे ने अपनी तलवार उठाई और टेस्ट करने के लिए चिल्लाया, डिस्ट्रॉइंग स्काई डेसिमेटिंग अर्थ। ये इविल गॉड का तीसरा मूव था। पहले इसे चार्ज करने में उसे 2 सांसों का वक्त लगता था, जो लड़ाई में बहुत रिस्की होता है। लेकिन इस बार पलक झपकते ही एनर्जी जमा हो गई। एक जोरदार धमाका हुआ और लेक का पानी फट गया। यूनचे ने रुकने का नाम नहीं लिया और तुरंत दूसरा हमला भी दाग दिया। बूम! फिर से वही तबाही। वो हवा में लटक कर अपनी तलवार को देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस स्किल को यूज करने के बाद वो पहले कमजोर पड़ जाता था, अब उसे वो लगातार इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि उसका कल्टीवेशन लेवल अभी भी डिवाइन ओरिजिन रियल्म के पहले लेवल पर ही था, लेकिन उसकी असली ताकत अब किसी और ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। अगर वो अपने 3 महीने पुराने वर्जन से लड़ता तो उसे 1 सेकंड में हरा देता। आज 80वां सेशन खत्म हो चुका था। पहले जब यूनचे की मेरिडियंस टूटती थी तो उन्हें जुड़ने में टाइम लगता था, लेकिन आज का सीन कुछ और ही था। बुद्धा हार्ट लोटस का सिर्फ एक पत्ता यूज करने से उसकी बॉडी में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। यूनचे ने जोर से चिल्लाया और अपनी स्किल रंबलिंग हेवन एक्टिवेट कर दी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।